इस साउंड को ध्यान से सुनिए। ये कोई मामूली बीप नहीं है। इस आवाज़ के पीछे दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर पावर्स के बीच शुरू होने वाली एक स्पेस रेस की कहानी छुपी है। No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. साल है 1957 का, डेट अक्टूबर 4। सोवियत यूनियन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले ना कभी किसी देश ने किया और उस समय ना करने की सोच सकता था। सोवियत यूनियन ने बीच बॉल के साइज की एक सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 को R7 रॉकेट में इंस्टॉल करके कजाकिस्तान के साइट नंबर 1 से लॉन्च किया गया। वैसे तो ये सैटेलाइट का पेलोड सिर्फ 83 किलो का था, लेकिन इसकी वजह से सोवियत यूनियन का वेट दुनिया की टेक्निकल एडवांसमेंट्स में सबसे ज्यादा हो गया। स्पुतनिक 1 के लॉन्च टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में एक माइलस्टोन तो था ही, पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी इसकी टाइमिंग। उस टाइम सोवियत यूनियन और अमेरिका में एक कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर के दौरान कोई डायरेक्ट वॉर या लार्ज स्केल फाइट तो नहीं थी, पर हाँ, एक डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजिकल रेस प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू जरूर शुरू हो गई थी। स्पुतनिक 1 को लोअर अर्थ ऑर्बिट में अर्थ का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 98 मिनट लगते थे, पर इस सैटेलाइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसे कैरी करने वाले R7 रॉकेट। ये रॉकेट एक्चुअल में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर या उससे ज्यादा होती है। उस टाइम तक हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट हो चुका था। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने का मतलब साफ था। अब सोवियत यूनियन जब चाहे तब अमेरिका या किसी भी और देश के किसी भी शहर को कभी भी टारगेट कर सकता था। इस इवेंट के बाद ना ही सिर्फ अमेरिका बट पूरी दुनिया में उथल पुथल शुरू हो गई। इस इवेंट ने साफ साफ सोवियत यूनियन के टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। खास करके नेटो के मेंबर्स जो सोवियत यूनियन से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे, उनके बीच एक डर बन गया कि सोवियत यूनियन कभी भी उन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इस डर के पीरियड को स्पुतनिक क्राइसिस भी कहते हैं। असल में था क्या कि अमेरिकन सोवियत यूनियन के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे। सोवियत यूनियन ने यह ठान लिया था कि अमेरिका को चेक में रखने के लिए कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि उनकी रीजनल और ग्लोबल सुपीरियरिटी फिक्स हो जाए। इसी डेकेड में अमेरिका ने करीब 10 किलो के सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने का प्लान किया था, और जब उन्होंने सुना कि सोवियत यूनियन ने क्लेम किया है कि 83 किलो का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो अमेरिका की गवर्नमेंट के कई ऑफिसर्स को तो ये विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सोवियत यूनियन का एक प्रोपेगेंडा है। असल में अमेरिका के उस टाइम के रॉकेट्स करीब 150,000 यानी कि करीब 1.5 लाख पाउंड फोर्स प्रोड्यूस करते थे। उन्हें लगा कि सोवियत रॉकेट ज्यादा से ज्यादा 2 लाख पाउंड फोर्स प्रोड्यूस कर लेंगे, पर असल में R7 रॉकेट 10 लाख पाउंड फोर्स प्रोड्यूस कर सकते थे, जिससे कि साबित हो जाता है कि सोवियत रॉकेट्स अमेरिकन रॉकेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है स्पेस रेस। सोवियत यूनियन के इस पावर डेमो के बाद अमेरिका को अच्छी तरह समझ आ गया कि जो उनकी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की कैपेसिटी और पॉलिटिकल विलिंगनेस है वो बहुत कम है। अमेरिकन मीडिया में तो तूफान मच गया। टीवी और न्यूज़पेपर में कोई दिन शायद ही ऐसा गया हो जहाँ पे अमेरिकन एजुकेशन को क्रिटिसाइज या स्क्रूटनाइज ना किया गया। न्यूज़पेपर में सरकार की पॉलिसीज को जम के ऑपोजिशन मिला। फेमस ब्रिटिश साइंटिफिक राइटर आर्थर सी क्लार्क ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस दिन सोवियत ने स्पुतनिक लॉन्च किया, उसी दिन अमेरिका एक सेकेंड रेट पावर बन गया। इतने जबरदस्त प्रेशर के बाद उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर को रिपोर्टर्स का सवाल का जवाब देते हुए ये कहना पड़ा कि सो फार एज द सैटेलाइट इज कंसर्न्ड दैट डज नॉट रेज माय एप्रीहेंशन नॉट वन आयोटा। आइजनहावर ने ऐसा कह तो दिया, बट उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे पूरी ताकत से लग गया कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है कि इस टेक्नोलॉजिकल गैप को दूर किया जा सके। 1958 में आइजनहावर ने 3 स्टार्क फैक्ट्स प्रेजेंट किए जिन्हें सॉल्व करा जाना जरूरी था इस टेक्नोलॉजिकल गैप को कम करने के लिए। अमेरिका ये मानता है कि सोवियत अमेरिका के कंपैरिजन या दूसरे किसी भी फ्री कंट्री के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में कहीं आगे। दूसरा, अगर सोवियत ने ये सुपीरियरिटी बनाए रखी तो अमेरिका की लीडरशिप और प्रेस्टीज को बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा, अगर सोवियत ने अमेरिका से पहले आउटर स्पेस में मिलिट्री एडवांसमेंट हासिल कर ली तो अमेरिका के लिए डायरेक्ट मिलिट्री खतरा है। जब अमेरिका ने इन बातों को मान लिया तो उसके बाद उसने अपना प्लान डिस्कस किया। इनमें से सबसे पहला प्लान था करिकुलम और स्टैंडर्ड्स को स्क्रूटनाइज करने की।
आइजनहावर ने कहा कि हमें ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत है जो 10 साल आगे की सोचें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे थे। न्यूज एजेंसीज ने एक मास हिस्टेरिया का माहौल बना दिया। प्रोपोगेंडा हेडलाइंस और मिलिट्री न्यूज को कई गुना बढ़ा चढ़ा के अपनी रेटिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए दुनिया को प्रेजेंट किया गया। ऐसी सिचुएशंस में न्यूज एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडियंस को सही और लॉजिकल न्यूज प्रोवाइड करें। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी ऊपर से तो ये कह दिया था कि वैनगार्ड प्रोजेक्ट, जो उस टाइम का अमेरिकन सैटेलाइट प्रोग्राम था, 1958 तक अपनी पहली सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस कर देगा। पर पब्लिक को अपनी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज पे बहुत डाउट। ज्यादातर क्रिटिक्स को आइजनहावर का यूएसएसआर को रिस्पॉन्स बहुत कमजोर और ठंडा लगा। अमेरिका ने 23 अक्टूबर 1957 को वैनगार्ड टेस्ट व्हीकल, जिसे TV-2 भी कहते हैं, इस सैटेलाइट व्हीकल के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। इसे केप कनीवरल, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और इसने 109 मीटर एल्टीट्यूड की फ्लाइट हासिल की। इससे जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अमेरिकन में आया, वो भी इसके 1.5 हफ्ते बाद, यानी कि 3 नवंबर 1957 के स्पुतनिक 2 के लॉन्च के बाद कमजोर हो गया। इसी के तुरंत बाद वैनगार्ड TV-3 का लॉन्च भी फेल हो जाता और लोग मजाक में सोवियत के स्पुतनिक का अमेरिकन काउंटर पार्ट फ्लॉपनिक कहने लगे। बहरहाल, इतने सारे सेटबैक्स के बावजूद अमेरिका की गवर्नमेंट ने कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने शुरू किए। एजुकेशन से लेकर मिलिट्री रिसर्च, किसी भी फील्ड में सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया। इस बात को लेके अमेरिकन गवर्नमेंट कितनी सीरियस थी, इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते हो कि अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च यानी कि NCAR के हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले जॉन जेफरीज ने कहा कि स्पुतनिक के स्पेस में जाने के 1 हफ्ते बाद से ही उन्हें इतनी फंडिंग आने लगी कि उन्हें लगने लगा कि पैसे का एवलांच आ गया। अब टाइम आता है अमेरिकन मसल फ्लेक्सिंग का। अमेरिका एक नया प्रोग्राम शुरू करता है और इसका नाम होता है एक्सप्लोरर प्रोग्राम। Morning of November 8, 1957, at Huntsville, Alabama. A sudden meeting has been called by General John B. Medeiros, Commanding General of the Army Ballistic Missile Agency. I promised the Secretary of the Army that we would be ready in 90 days or less. कैलटेक के जेट प्रोपल्शन लैब में आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी, जिसे AMBA भी कहते हैं, के साथ मिलकर जुपिटर C रॉकेट को सैटेलाइट पेलोड के साथ मॉडिफाई किया जाता है। इस मॉडिफाइड रॉकेट का नाम रखा जाता है जूनो 1। सिर्फ 84 दिनों में एक्सप्लोरर 1 की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों कंप्लीट हो जाता। एक्सप्लोरर 1 का सैटेलाइट का वेट सिर्फ 14 किलो था, जो कि स्पुतनिक 1 के 83 किलो के पेलोड के कंपैरिजन में बहुत कम था। इस 14 किलो में से करीब 8.5 किलो वेट सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन का था। इसमें एक 60 मिलीवॉट का ट्रांसमीटर, जो कि एक डाइपोल एंटीना था, जो करीब 108 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते थे। इसके साथ साथ एक टर्न स्टाइल एंटीना भी इंस्टॉल था, जिसे 10 मिलीवॉट का ट्रांसमीटर से फीड मिलता। अब क्योंकि स्पेस और वेट दोनों की कैपेसिटी लिमिटेड थी, तो रिसर्चर्स ने स्क्रैच से इंस्ट्रूमेंटेशंस की डिजाइनिंग शुरू की और जर्मेनियम और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स को यूज किया। टोटल में करीब 20 ट्रांजिस्टर्स लगे थे पूरे एक्सप्लोरर 1 में। ये उस टाइम की कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, जिसको अगर आप आज की टेक्नोलॉजी से कंपेयर करोगे तो ये समझ लीजिए कि एक्सप्लोरर 1 में 20 ट्रांजिस्टर्स थे और आपके पास जो स्मार्टफोन है उसके सिर्फ प्रोसेसर में करीब 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। इसके अलावा एक्सप्लोरर 1 में गाइजर म्यूलर ट्यूब, जो आयनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, 5 टेम्परेचर सेंसर, एक इंटरनल, 3 एक्सटर्नल और एक नोज कोन में, इसके अलावा एक अकूस्टिक डिटेक्टर और एक वाइड ग्रिड डिटेक्टर इंस्टॉल थे, जिसमें माइक्रोमीटियोराइट इम्पैक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी एक्सप्लोरर 1 की वजह से वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की डिस्कवरी होती है। दिन आता है फरवरी 1, 1958। एक्सप्लोरर 1 को फ्लोरिडा के केप कनीवरल मिसाइल टेस्ट सेंटर से लॉन्च किया गया। इसके लॉन्च के करीब 90 मिनट तक ये पता ही नहीं चल पाता कि लॉन्च सक्सेसफुल था या फेलियर। और 90 मिनट बाद इस सैटेलाइट को ट्रैक कर लिया जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि सैटेलाइट ऑर्बिट में प्लेस्ड है। The lift-off was a success. Hello, Len. You can send this off to the Secretary. That our satellite is definitely on orbit. यहाँ से अमेरिका भी स्पेस रेस में सोवियत यूनियन को कैच कर लेता है। पर चैलेंज अभी खत्म नहीं होता है। जुलाई 29, 1958 को आइजनहावर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट साइन करते हैं और यहाँ से नासा की एस्टेब्लिशमेंट होती है। करीब 2 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर 1 को, नासा 43 साल पुराने नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स और उसके 8000 एम्प्लॉयज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है।
इसका सालाना बजट करीब $100 मिलियन होता है और साथ में 3 मेजर रिसर्च लैब्स इंक्लूडिंग लैंगले एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, एम्स एरोनॉटिकल लेबोरेटरी और लुइस फ्लाइट प्रोपल्शन लेबोरेटरी भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके साथ साथ आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी और यूनाइटेड स्टेट नेवल रिसर्च के भी कई डिपार्टमेंट इसमें शामिल हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट दिस रेस गेनिंग मोमेंटम and how the race to send first man to space and eventually to the moon drove the ambition for these two nations. I hope you are liking the videos I'm making, and if you want to support me, please consider liking, subscribing and sharing this video, and don't forget to press the bell icon. See you soon in the next video. Cheers!